नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हाल ही में आईएनएलडी की तरफ से जो महिला प्रकोष्ठ को और मजबूत करने के लिए एक कार्यकारिणी आयोजित की गई थी, जिसमें अब हरियाणा में खासतौर पर आईएनएलडी है वो महिलाओं पर फोकस कर तमाम नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में हमारे साथ तमाम सियासी बातों के सवाल देने के लिए और तमाम इन बातों पर प्रमुखता के साथ गहराई के साथ बातचीत करने के लिए आईएनएलडी की तरफ से महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका तेज हरियाणा वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत, और राम राम। तेज हरियाणा को मेरी तरफ से बधाई भी कि आपका चैनल एक दिन दुगनी रात चुगनी उभरता जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहली मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। अभी आपकी पिछली मंथ में आपकी बैठक आयोजित हुई है और आपको फिर से पार्टी ने दोबारा से उसी जिम्मेवारी पर रखा है। इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा काम हरियाणा में किया, आपने महिलाओं को साथ में जोड़ा। अब ऐसे में इस कुनबे को और भी बढ़ाया गया है। जो शीर्ष नेतृत्व है आईएनएलडी ना, उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास जताया है। और क्या आपकी आगे की चुनाव तक की 2022 तक की आपकी जो इस आगे के सालों में रणनीति रहेगी पार्टी की तरफ से, क्या क्या जिम्मेवारियां तय की गई हैं? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दोबारा इस पद पे रह के अपनी जिम्मेवारियां निभा सकूं। वहीं दूसरी तरफ आपका सवाल था कि पार्टी का जो कैडर है, महिला विंग जो है, वो आपको उभरती हुई दिखी। ये बात सत्य है, क्योंकि पिछले महीने जो हमारी मीटिंग थी उसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं ने उम्मीद से ज़्यादा अपनी हाजिरी दर्ज की। और आज भी हमारे पास आए दिन दो तीन ज्वाइनिंग के लिए हरियाणा से फ़ोन आते रहते हैं कि हम महिला विंग के साथ जुड़ना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ हम इस हमारे कैडर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समस्त पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल हमारा, चाहे वो जनरल विंग है, चाहे वो हमारा युवाओं का है, चाहे वो हमारा बुद्धिजीवी है, हर एक उसमें अभी ऐड ऑन होते जा रहे हैं और हमारा कुटुंबा दिन रात बढ़ता जा रहा है, जिसमें इजाफा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के आने के बाद से ग्राफ एकदम पूरा ऊपर आ चुका है। और पिताजी का जो रुतबा और जो पार्टी को उन्होंने समय दिया, ये उस सब चीज़ का नतीजा है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल उस स्थिति में है कि वो टक्कर दे सकती है, चाहे आगे सामने कोई भी पार्टी हो। मैम, आपको लगता है कि उनकी अब 10 साल की सज़ा काटने के बाद जिस तरीके से रिहाई हुई है और उनका पार्टी के साथ ओपन तरीके से आना, आपको लगता है कि क्या वाकई में ही ओपी चौटाला की ये जो एंट्री है वो एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और आप कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आईएनएलडी एक बहुत बड़ी टक्कर के साथ सामने आएगी? देखिए, बिल्कुल, कबीले का जो सरदार होता है उसके ऊपर यदि संकट था तो वो संकट के बादल अब छंट गए हैं। और जब बादल छंट जाते तो उसके बाद आप सोचो कि संकट के बादल छंट गए और सावन की फुहार जो है ना, बारिश बन के अब आ चुकी है। इसी तरीके से जो पिताजी का भार आना पूरी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक बूस्टर डोज का काम किया है। और जहां हमसे कुछ जो हमारे अपने चले गए थे पार्टी को छोड़ के, वो वापस पिताजी के आने से वो वापस असेंबल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ना केवल वो, आपने देखा होगा जो मौजूदा सरकार है उससे जो आहत और दुखी लोग हैं उनको केवल विकल्प एक ही दिखाई दिया, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। तो मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि अभय सिंह जी चौटाला की जो मेहनत है वो फलीभूत हुई और उसके ऊपर जो पिताजी का भार आना, ये हमारे ऊपर सोने पे सुहागे का काम किया है। मैम, आपको लगता है कि आपने खुद ही जिक्र किया, कबीले का सरदार आपके बीच में आ गया है। सुख पुखाट ये भी है, चर्चा ये भी चल रही है कि हरियाणा में अब बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि वो जो लोग जो किसी भी वजह से पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में चले गए थे, क्योंकि उन लोगों ने शरण या तो फिर बीजेपी के साथ ली या फिर जेजेपी के साथ चले गए। आपको क्या लगता है उन लोगों का भी अब कमबैक हो सकता है? वो लोग भी अब आपके सरदार साहब के साथ मिलना चाहते हैं कि अब तो वो खुद आ गए हैं और अब सबसे अच्छा अवसर है पार्टी के पास भी, और हरियाणा में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्या ये चर्चाएं वाकई सच होने वाली? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी ओम प्रकाश जी चौटाला ने शुरू से हर अपने इंटरव्यू में एक बात ज़रूर बोली है कि मध्य अवधि चुनाव होंगे।
और ये इसी आधार पे बोली है क्योंकि हमारे जो अपने हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ना केवल आपने जिक्र किया 2 पार्टियों का, ना केवल इन 2 पार्टियों से बल्कि कांग्रेस से भी, क्योंकि कांग्रेस का जो बिखराव है वो जो आम उनके सपोर्टर वर्कर हैं उससे वो लोग आहत हैं, और वो लोग भी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ बड़ी उम्मीद लगा के और उसमें शामिल होने जा रहे हैं। जी मैम, अभी हरियाणा में करंट में एक मुद्दा चल रहा है, वो है नकल माफिया को लेकर। ये एक ऐसा मुद्दा जो किसी से छूता नहीं है, तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बड़ा आघात लगा है, क्योंकि अब पढ़ने वाले का भी फ्यूचर सेफ नहीं है। पहले हम कहते थे कि नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अब आपको पेपर देने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी थी और बड़े चाव के साथ कड़ी मेहनत के बाद जितने भी लोग थे, बच्चे बच्चियां, वो पेपर देने के लिए पहुंचे, और उसके बाद पता चलता है कि उस पेपर को लीक कर दिया गया। ऐसे में कितने अब तक पेपर लीक हुए हैं, कितनी भर्तियां अब सरकार ने कैंसिल कर दी हैं। बहुत बड़ा धर्म संकट अब पढ़ने वालों के ऊपर आया है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे इस माफिया को कि अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 20 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, फतेहाबाद, हरियाणा से तार जुड़े हैं, मगर सही उस घर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई जहां से सारा ये खेल शुरू होता है। देखो पन्नू, ये मैं कहूँगी कि युवाओं के साथ इससे भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता। और वहीं जो अगर गवर्नमेंट का तंत्र मैं बोलूँ तो ये पूरी तरीके से फेल है। आप देखेंगे पिछले दिनों 21 पेपर हुए हैं, जिसमें से 11 पेपर लीक हुए हैं, और जो बाकी बचे हैं उनकी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये कहाँ स्टैंड करती है। ये कहते हैं पर्ची और खर्ची के बिना। क्या मैं ये सवाल उठाती हूँ, क्या जो फॉर्म फिल किए जाते हैं क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं? वहीं अभी आपने देखा होगा बच्चों ने मीडिया के सामने आके बोला है कि 18-18 लाख 15-15 लाख का रेट निकला है और पेपर बिक रहे हैं। आप ये बताएं कि ये सरकार का दावा कहाँ तक सही है। दूसरी बात, इनके पास, मैं तो ये कहूँगी, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय पैसे बटोरने के। इन्होंने फार्म के नाम पे पैसे बटोर लिए और ये वही करते हैं। बाकी आगे जाके ना नौजवानों के लिए इनके पास रोजगार है, ना इनके पास सुरक्षा है, और ना ही इनके पास शिक्षा है। किसी भी चीज़ का मैं दावे से कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस मामले में फेल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं से ये गुजारिश करूंगी कि सब कुछ छोड़ें, सबसे पहला एक ही एजेंडा ले, बीजेपी मुक्त हरियाणा बनाएं, ताकि आने वाला भविष्य जो हमारा है, जो हमारी फसल और नस्ल की जो लड़ाई है, हम उसको जीत सकें। मैम, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार के पास इतनी तक व्यवस्था नहीं है कि वो पेपर को परीक्षा केंद्र तक पहुंचा सके? तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? एक घर में बैठी महिला है, कोई आम आदमी है, वो आप सड़क पर जा रहे हैं, ये सरकार पेपर तक नहीं परीक्षा केंद्र पर पहुंचा सकती, क्या करेगी सर? ये गुरविंदर, ये जो पेपर लीक का जो इन्होंने एक ड्रामा रच रखा है। ये आप कह रहे थे कि कश्मीर से, हरियाणा से, हैदराबाद से बहुत सारे इन्होंने अरेस्ट किए। आप जिसने लीक किया है पेपर, जो पेपर बना, जिनके पास अथॉरिटी है, आप उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट करते? आप जो लोग पेपर बांट रहे हैं आपने उनको अरेस्ट किया, उससे क्या फायदा होगा? जब आप जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं तो इस चीज़ों का कोई मायने नहीं रह जाता। ये एक ड्रामा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ के ऊपर आधार रखती है और झूठ ही झूठ बोलती है। अभी तो मैम जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो ये भी आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर बेरोजगारी के आंकड़े को वहीं पर बरकरार रखने के लिए कि कोई चिल्लाए बिना कि हमने वैकेंसी नहीं निकाली, हमने पेपर नहीं लिया, जानबूझकर इस माफिया को एक्टिव करके पेपर लीक करवाया जाता है। और बाद में लीक होने के बाद फिर आगे कोई नहीं बोलने वाला, उस बच्चे की मेहनत बेकार हो गई, पेपर पता नहीं कब होगा, कब एग्ज़ाम सेट होगा, कब। और दूसरी रही बात, ऐसी बहुत सारी नौकरियां अगर एग्ज़ाम सीरियस चढ़ भी गया तो फिर उसकी बाद में ज्वाइनिंग तक नहीं होती। देखो गुरविंदर, मैं तो यही कहूँगी कि जिस हिसाब से हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में आएंगे ही आएंगे। क्योंकि आप चलो मान लिया पेपर लीक, 11 पेपर तो इन्होंने लीक करवा दिए, लेकिन बाकी भर्तियां ही रद्द कर दी ना, तो ये कहाँ बेरोजगारी को खत्म करने जा रही है? ये तो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ऐसे लोग हैं
कि जो हमारे बच्चे डिप्रेसिव होते जा रहे हैं उनके नाम पे भी ये गोलियां बांटेंगे और वो भी बांटेंगे नकली। तो इनके पास कुछ नहीं है ले दे के, इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आ रहा है। अपने बैठे हैं ऊपर अपने एसी रूम्स में बैठे हैं, वहाँ आराम से बैठते हैं। एक इनके पता नहीं कौन सलाहकार हैं जो इन्हें सलाह देते हैं कि एक पेपर निकालते हैं, एक किसी चीज़ की भर्ती निकालते हैं और फिर उनको रद्द कर देते हैं। इस हिसाब से हमारा चाय पानी का खर्चा चलता रहेगा। मैम, आपको नहीं लगता कि चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, इस फेलियर के बाद सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए, जनता के बीच में आकर सरकार को गलती और माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हाँ हमारा इसमें फेलियर है, हम आपका पेपर नहीं ले सके हैं और तय समय के अंदर, एक सीमा अवधि के अंदर हम आपका दोबारा से पेपर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन किसी मंत्री और किसी नेता तक ने इसके ऊपर कमेंट तक नहीं दिया कि बच्चों के साथ ये कैसा मजाक हो गया। देखिए, आपने स्टार्टिंग में जब ये दोनों अलायंस किया था तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। क्या आज तक, मैं पूछती हूँ, क्या आज तक किसी को पता चला कि इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या, या उनका सेट भी हुआ कि नहीं हुआ? ये कुछ नहीं है। इन्होंने लोगों से वोट बटोर के किसानों के नाम पे, चौधरी देवीलाल जी के नाम पे बटोर के और गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी में जाके। आज इनकी हालात, जो आपने दूसरा दल जेजेपी का नाम लिया, इनकी हालात वो है कि 100 जूते भी खाते हैं, रो भी नहीं सकते। अभी मैम दूसरा मुद्दा है, अभी हरियाणा में एक उत्सव चल रहा है। मुझे लगता है वो उत्सव अन्नपूर्णा की बजाय अगर प्रचार उत्सव होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और जिसमें प्रति व्यक्ति लोग, मतलब आदमी को 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। गेहूं के साथ साथ सरकार का प्रचार किया जा रहा है। गेहूं की कीमत कम है, प्रचार की कीमत ज़्यादा है, और उसका किसानों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से बहुत बड़ा विरोध हुआ है। इवन पुलिस को गेहूं बंटवाने के लिए पुलिस लगानी पड़ी। नेता लोग हाथ में थैले ले लेकर बहुत बड़ा एहसान करके लोगों को देकर आए हैं कि हम हैं तो आपको गेहूं मिल रहा है, और गेहूं खाने के साथ साथ आप रोटी पे मार्का भी जेजेपी, बीजेपी और मोदी साहब का लगा लीजिए। ना केवल इतना, फोटोएं भी लगी हैं। मैं इसमें ये कहूँगी गुरविंदर आपको कि जब कोरोना की महामारी में लोग भूखों मर रहे थे, घरों में बंद थे, तब इन्होंने शराब के अड्डे खोल रखे थे। ये अन्नदान तब क्यों नहीं किया? दूसरी बात, आज जैसे आपने बोला कि ये प्रचार का माध्यम, ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने एक प्रचार का तरीका ढूंढा है, क्योंकि ऐसे तो इनकी हरियाणा के किसी भी गांव में एंट्री हो नहीं सकती। 9 महीनों से बेचारे कैद हैं। 9 महीनों से ये इनको लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने घरों में कैद कर रखा है, बंद कर रखा है। अब ये बेचारे क्या सोचें कि हमें पार्टी के लिए काम भी करना चाहते हैं, और काम का तरीका फिर से वही इन्होंने एक और गलत तरीका निकाला है। जहां अनाज की कीमत 75 से लेके 98 रुपए तक गेहूं की कीमत है, और उस थैले की कीमत 145 से लेके 160 रुपए तक है। आप ये बताएं कि उस थैले की कीमत गेहूं की कीमत से ज्यादा है। तो सरकार सरेआम अपना प्रचार करना चाहती है। वो थैले दिखे, ऐसे जो छोटे हथकंडे, ओछे हथकंडे अपनाने में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी माहिर हैं। लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये भूल रहे हैं इस चीज को कि उस थैले में जो अन्न है वो कहाँ से आया? वो अन्न किसान के खेत से आया है, जिसको आप लोग अपना प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, अगर इनको सही अपना प्रचार करना है तो ये 3 काले कानून वापस लें, तो वो मेरे किसान भाई इनका स्वयं प्रचार करेंगे। तो बजाय ऐसे ओछे हथकंडे अपनाने के, मैं कहूँगी कि आप अच्छी और एक साफ सुथरी राजनीति की तरफ जाएं। अभी मैं बीजेपी के नेता बहुत परेशान हो चुके हैं, वो बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं कि 9 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उनको किसी गांव में जाने तक की इजाज़त नहीं है। और अभी एक मंत्री साहब बोल रहे थे कि अब पानी सर के ऊपर से चला गया, अब हम आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी के नेता तरह तरह के कार्यक्रम लॉन्च करते हैं, पहले स्कीम बनती है, अगर खुद नहीं जा सकते हो तो अपना फ़ोटो पहुंचा दें, उसके घर पर किसी माध्यम से पहुंचा दें। आपको लगता है कि ये जानबूझकर बीजेपी कर रही है और फिर नेता लोग वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ती है, फिर वही पुलिस किसानों को रिहा करती, पहले केस दर्ज होता है? क्या लगता है
अब ऐसे में बीजेपी क्या करे? देखिए, ये लोग है ना बौखला चुके हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि मैं ये मान सकती हूँ कि एक नेता किसानों के लिए गलत बोल गया और फिर जब किसानों ने उस चीज का विरोध किया तो उसने माफी मांग ली। तो क्या ये हर नेता का ऐसे बोलना और फिर माफी मांगना, इसको आप किस चीज नजर से देखते हैं? जहां तक मेरा ख्याल है, ये वो लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो किसी कीमत पे मिले, चाहे इनको बदनाम होके भी मिले। तो ये पब्लिसिटी के चक्कर में और अपना और बड़ा नुकसान करें, ये इनको अंदेशा भी नहीं है। जो लोग किसानों के लिए बोलते हैं वो लोग अन्न खाना छोड़ दें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि आए दिन मीटिंग करें, कोई एक हॉस्पिटल का, कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जहां किसानों में इतना विरोध है, जहां रोष है और जहां विरोध के सुर निकलने लग जाते हैं, मैं कहती हूँ ऐसा राजा कोई काम का नहीं होता और ऐसे राजा को अपने पद से त्याग दे देना चाहिए। मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से गुजारिश करूंगी कि आप एक नैतिकता के आधार पे अपने पद से इस्तीफा दें। मैम, आपने देखा होगा कोरोना का दूसरी लहर जब निकली, लोग तड़फ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से बेड नहीं मिल रहे थे और यही बीजेपी के नेता उन तमाम कोरोना के, कोविड के जो हॉस्पिटल थे उनको 2-2 दिन तक शुरू नहीं किया कि हम लोग फीता काटेंगे आकर, फिर आप शुरू करना। आपदा में अवसर ढूंढने में बीजेपी कभी भी पीछे नहीं रहती। क्या माना जाए? अभी भी हॉस्पिटल में तो पूरे प्रबंध नहीं हो पाए, लोगों को अभी भी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। वहीं आप एक चीज़ और देखें, ये लोग ऐसा भी करते हैं और ये चाहते हैं कि हम मुकाबला भी करें। जिस वक्त कोरोना की महामारी में अभय सिंह जी चौटाला ने अपना पूरी सैलरी जो है कोविड के लिए, अपने जो हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने दान में दे दिए थे पैसे, और अपना गेहूं जो 70 एकड़ का गेहूं था वो भी उन्होंने, तो उस मुकाबले में आज तक कभी आपने भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का, कांग्रेस का कोई भी नेता आपने आता हुआ मैदान में नहीं देखा होगा। वहीं उन्होंने किसानों के लिए अपनी भावना व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपना त्याग पत्र भी दे दिया। एकमात्र सीट से त्याग पत्र देना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको लोग अगर मामूली बनाएं, जो विपक्ष या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये मामूली बनाना चाहते हैं, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला मामूली नहीं है। दूसरी बात, ये आज अनाज की थैलियां बांट रहे हैं, गेहूं 5-5 किलो गेहूं ये बांट रहे हैं, और वहीं ये तेल की कीमतें आसमान को छुआ रहे हैं। वहीं अभी आपने देखा होगा, मेरी जो मैं कहूँगी जो मैं मातृशक्ति है, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके ऊपर गैस के सिलेंडर का 25 रुपये और बढ़ा दिया। तो ये जो सरकार है, इसके पास एक बहुत एक है ना, ये रहता है कि हम इधर बढ़ा दें ताकि लोगों का ध्यान भटके, ताकि हम ये थैले चला देते हैं। ये बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा है। ये बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा है कि आपकी पॉकेट 25 रुपए आपके हम निकाल रहे हैं और वहां आप 1 रुपया भी नहीं डाल पा रहे हो। तो आप देखिए कि ये सब चीजें जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। आपने अभी एक देखा होगा, जब पेपर लीक हुआ उससे पहले इन्होंने तिरंगा यात्रा के नाम के ऊपर, जब तिरंगा यात्रा का इन्होंने अनाउंस किया था, तो मैं सच बताती हूँ, मेरे मन में ये बात आ गई थी, ये कुछ ना कुछ घोटाला या कुछ ना कुछ होने वाला है। आपने पुलवामा कांड सुना, इनका खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल है। जहां आम आदमी एक शराब की बोतल लेके नहीं जा सकता, वहां आरडीएक्स पहुंच जाता है। जहां एक आम आदमी पेपर लीक होने का सोच नहीं सकता, दिन रात मेहनत करके तैयारी करता है, वहां पेपर लीक हो जाते हैं। और जहां तेल की कीमतें और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ अपना फोटो लगा के 5-5 किलो अनाज दे दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखेंगे तो मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आज अगर वो इलेक्शन करा लें तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ, हरियाणा प्रदेश से तो इनके पास एक भी सीट नहीं आएगी। अभी सुनना जी, पूरी हरियाणा की निगाह है उपचुनाव ऐलनाबाद को लेकर। एक तरफ ओपी चौटाला जी सियासी परीक्षा दे रहे हैं, वहीं पर वो स्टूडेंट्स की लाइफ में भी देखे हैं, उन्होंने अंग्रेजी का अपना पेपर दिया है। आपको क्या लगता है चुनाव कब तक हो सकता है? ऐलनाबाद की पिच पर कैसी सियासी बैटिंग हो सकती है? क्योंकि अभी तो कबीले का सरदार बीच में है और ये बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी है आईएनएलडी के लिए। मुझे लगता है ये
बहुत बड़ा एक ऐसा पहला मैच होगा जो सब कुछ तय करेगा, बहुत कुछ यहाँ से तय होगा, एक दिशा और दशा दोनों यहाँ से चलेगी। कैसे मानते हैं उस उपचुनाव को लेकर, कैसी तैयारियां हैं? देखो गुरविंदर, चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल मशहूर है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सिपाही हैं, वो एकदम तत्पर और हर वक्त आपको एवर रेडी मिलेंगे। और जहाँ पिताजी की परीक्षा का आपने सवाल किया, मैं गर्व से कहती हूँ कि ये वो इंसान है जो हमेशा किसी ना किसी रूप में हमें प्रेरणा देते हैं। आज अगर उन्होंने 10वीं का पेपर जाके दिया तो वो एक प्रेरणा स्रोत है कि 86 साल की उम्र में उस आदमी का हौसला और आप कॉन्फिडेंस देखिए, और वो उसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि मध्य अवधि चुनाव भी होंगे और इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में वापसी भी करेगी। अभी हम जिक्र कर लेते हैं हरियाणा में, खास करके मैं सिरसा का जिक्र करूंगा। क्राइम को लेकर लोग बहुत भयभीत हैं, इतना क्राइम बढ़ रहा है कि लोग घर पर बैठे भी महफूज नहीं है। कभी भी किसी वक्त किसी के दरवाजे पर नॉकिंग होगी और 5 मिनट बाद पता चलेगा कि पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट हो गई है, मारपीट होती है। मगर दूसरा सवाल है कि बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ क्या क्या इस वक्त इस दौर में चल रहा है, और इस पुलिस प्रशासन के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि लोगों का डर खत्म करवा जा सके। जिस तरीके से नशे की तस्करी बढ़ रही है, चिट्टे के आदि लोग किस तरीके से इन तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं हरियाणा में आखिर किस तरीके का तंत्र चल रहा है? आम आदमी बड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक महिला होने के नाते आप कैसे महसूस करते हैं खुद? मैं खुद आपको सच्चाई बताती हूँ कि मैं अब ये देखती हूँ कि क्या हम बेटियों को स्कूल भेजने में भी उन्हें सुरक्षा दे पाएंगे, क्योंकि आए दिन छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसी खौफनाक घटनाएं घटती जा रही हैं और मुजरिम पकड़े भी नहीं जा रहे हैं, और अगर पकड़ दिए जाते हैं तो छोड़ भी दिए जाते हैं। वहीं आप देखेंगे कि क्राइम का रेट इतना ऊपर चला गया है कि क्योंकि नशा एक बहुत जड़ों में चला गया, और जो बच्चे नशे के लिए जिन्हें पैसे नहीं मिलते वो फिर क्राइम की तरफ जाते हैं। तो नशे को मुक्त करने के लिए कोई अग्रसर कदम नहीं उठाए जा रहे। वहीं जो मेरी बहन बेटियां हैं वो असुरक्षित हैं क्योंकि आज देखो स्कूल में अगर बच्चियां भेजें तो असुरक्षित, अगर महिलाएं काम पे जाएं तो असुरक्षित, घर में बैठी महिलाएं भी जैसे आपने बताया कार से उतरते हैं, डकैती करते हैं और चले जाते हैं। तो सुरक्षा के नाम के ऊपर जीरो है ये सरकार। और पहला उद्देश्य क्या होता है जब कोई सरकार बनती है, उसका होता है सुरक्षा, शिक्षा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ना शिक्षा है ना सुरक्षा है, और तो भयभीत है पूरा। और ना केवल हरियाणा, मैं कहूँगी आज हिंदुस्तान में क्राइम का रेट देखते हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार देखते हुए पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुके हैं हम। और हम इस हमारे जो जीडीपी लगा लो वो डाउन जाती जा रही है और क्राइम का रेट हमारा ऊपर जाते जा रहा है। अभी मैम आखिरी सवाल के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा। किसान आंदोलन करीब 9 महीनों का वक्त पूरा हो गया है और ऐसा लगता है कि इस देश की सरकार और प्रदेश में किसान कोई मुद्दा नहीं रह गया है। हालांकि किसान अपनी जिद पर अभी भी बरकरार है। उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाए, एमएसपी के ऊपर कानून बने। आप कैसे देखते हैं इस पूरे किसान आंदोलन को? क्या वाकई में ही सरकार अनसुना कर रही है या किसानों की बात सुनी जाएगी? हालांकि आपके पार्टी के तमाम जो नेता हैं, दिग्गज हैं, वो हमेशा किसानों के बीच में रहे हैं, समय समय पर जाते रहे हैं, लेकिन इस फिलहाल के सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं पूरी प्रोटेस्ट? देखिए, मैं आपने क्वेश्चन किया था कि अब बीजेपी के नेता भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्होंने क्या कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आंदोलन। लेकिन मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि किसान वो हस्ती है जो अपनी फसल उगाते हैं, और जो अगर परमात्मा बारिश करके उसे खराब भी कर दे तो वो दोबारा फिर उसको उगाते हैं, दोबारा उगाते हैं, और उसका जब तक वो पक नहीं जाती तब तक उसका इंतज़ार भी करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये भ्रष्ट सरकार है, इससे ये कहना चाहती हूँ, ये किसान है, और ये किसान अगर बोना जानता है तो ये उसे काटना भी जानता है। यदि ये आपको वोट की ताकत से आज ताकतवर बनाना जानते हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको इसी ताकत से वो धूल भी चटाना जानते हैं। तो किसान के साथ ये जो अन्याय है ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो फिर से एक गुजारिश करूंगी कि मेरे किसान भाइयों की आप बात सुने,
इससे क्योंकि किसानी अगर खत्म होगी तो व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, मजदूरी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हर इंसान की पॉकेट पे असर पड़ेगा। अगर हमारा किसान फेल हो गया तो केवल और केवल अगर फायदा होगा तो अडानी अंबानी जैसे ग्रुपों का फायदा होगा, जहां ये सरकार खुद को गिरवी रख चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसान की भूमि को के खरीदार बन के अडानी अंबानी खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी इस आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से, महिलाओं से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे साथ के नौजवानों से कि आप लोग उठ खड़े हों और अब भी वक्त है कि इस सरकार का तख्ता पलट करें। और जहाँ तक आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल आपको हर जुर्म के खिलाफ हमेशा खड़ी मिलेगी, और यदि कोई जन कल्याण की नीतियां आप अगर ढूंढने जाओगे तो उसकी जड़ आपको इंडियन नेशनल लोकदल में आके मिलेगी। भले ही आज उनमें इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जो शुरुआत उनकी मिलेगी आपको, हर जन कल्याण की नीति की शुरुआत इंडियन नेशनल लोकदल से मिलेगी। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की देन है। और जहां आप ये कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल, तो आज भी अभय सिंह जी चौटाला ने कल ही एक ज्ञापन दिया है जाके राज्यपाल को कि मेरे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ आप बंद करें। तो जहां आपका, हमारी पार्टी का आज एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन फिर भी हम जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं। इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं, हमारी आत्मा को ये शांति है कि हमने अच्छा किया है, बुरा नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गुरविंदर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की तरफ से महिला प्रधान महासचिव सुनैना सिंह चौटाला, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर अब हरियाणा में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में ओपी चौटाला की भविष्यवाणी आखिर कब तक वो सार्थक हो पाएगी, जिस तरीके से वो हमेशा से कहते रहे कि मध्यवर्ती चुनाव हरियाणा में हो सकते हैं, और इस सियासी बैटन के अंदर हरियाणा का उपचुनाव ऐलनाबाद भी कई मायनों में बहुत कुछ तय करेगा, जिसका सबको बेसब्री के साथ इंतजार है। कैमरामैन हेरबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।